अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ETLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। अब ये जो चैप्टर है इससे भी ऐसे क्यों आता होता है मतलब इससे डायरेक्टली एक ऐसे क्यों नहीं आता। इसके साथ जो न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा है, थोरेसिक ट्रॉमा है, वॉरफेयर ट्रॉमा है और ETLS इससे एक क्वेश्चन आता है। बल्कि पास पेपर के अंदर तो जो प्री ऑप और पोस्ट ऑप एवेलुएशन है, ETLS और ये जो सारे किस्म के ट्रॉमास हैं इनको साथ लिखकर एक SCQ बनाया गया है। सो नॉनदलेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज जितने भी आपने मैनेजमेंट लिखनी है उसकी जो बेसिस होंगी वो ABCD होती है। सो वी हैव टू नो इस चैप्टर को हमने अच्छे से करना है। बाकी अगर हम सिलेक्टिव भी कर लें तो आई गेस काम चल जाएगा, लेकिन ETLS को हम डिटेल के अंदर करेंगे। So let's start with the chapter. Trauma is defined as cellular disintegration with superadded cell death due to environmental energy transfer which is beyond body's resistance. So सबसे पहले trauma की definition हमें दी हुई है कि cellular disintegration हो जाती है along with the cell death, और इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, इसी वजह से इसको ट्रॉमा का नाम दिया जाता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट इज़ अ सेलुलर डिसइंटीग्रेशन विद सुपर एडेड सेल डेथ। बाकी इसके बाद ट्रॉमा की बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और यहाँ पर गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट है। अब ये गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर विद इन 1 आवर ट्रॉमा के आप नेसेसरी स्टेप्स ले लो और पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दो तो मॉर्बिडिटी और जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बस ये लाइन पढ़ लें। दिस टर्म implies that morbidity and mortality are affected if care is not instituted within the first hour after injury। जैसे कि हम देखते हैं ना गोल्डन आवर शाम का एक वक्त होता है तो वो एक बड़ा प्राइम टाइम होता है, तो ये भी गोल्डन आवर ट्रॉमा के बाद जो पहला घंटा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगले पेज पर उसने गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ भी है। उसमें इसने बताया कि अर्जेंट सिस्टमिक एवेलुएशन एंड रिससिटेशन इन द इनिशियल फेज ऑफ ट्रॉमा कैन सेव मेनी लाइव्स। इन ट्रॉमेटोलॉजी it refers to a period lasting for 1 hour or less following traumatic injury, during which there is highest possibility that adequate treatment will prevent डेथ। तो वही वाली बात होगी जिस तरह कि हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि ETLS प्रोवाइडर टीम। सो जो प्रोवाइडर टीम होती है उसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट्स होते हैं, OT असिस्टेंट्स होते हैं, रेडियोग्राफर्स होते हैं। सो ये एक मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसके 2 मॉडल्स हैं, एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब जो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये होता है कि एक डॉक्टर एक मल्टीपली इंजर्ड जो पेशेंट है उसको देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको मल्टीपल इंजरीज आई हुई हैं, हो सकता है उसका कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है उससे सुपरफिशियल भी हो, स्किन डैमेज हो, कोई ऑर्गन डैमेज हो। तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एक ही डॉक्टर सारों को लुक आफ्टर कर रहा होता है, सारे उसके जो मसले होता है। सो उसके अंदर ये होता है कि टास्क को 1 बाय 1 प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एक बंदा आप कितना काम कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ये है कि ये टीम वर्क है। इसमें यह है कि मोर देन वन मेंबर ऑफ स्टाफ इज़ अवेलेबल, अ टीम अप्रोच इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड। तो उसमें हो सकता है एक बंदा एक काम कर ले। फॉर एग्जांपल आपने ERs के अंदर देखा होगा तो टीम्स काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर कोई एक्सीडेंट का है, एक सर्वाइकल कॉलर लगा रहे हो, ऑन द अदर हैंड नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग उसके कैनुला लगा रहे होते हैं, साथ कुछ लोग उसे शिफ्ट कर रहे होते हैं, एक बंदा उसकी इंट्यूबेशन की तैयारी कर रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो मेथड है इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिससिटेशन टाइम्स। ओके, सो अब बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जब हम ETLS की बात करते हैं, और ये ज़रूर पूछते हैं, कोई भी आपको ना सिनेरियो देते हैं तो आप ये याद कर लीजिएगा कि वो कहते हैं कि जी RTA में कोई RTA का पेशेंट आया तो आप उसको ETLS के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे। या समटाइम्स वो पूछ लेते हैं कि प्राइमरी सर्वे क्या होता है। ये बल्कि सवाल आया हुआ भी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइमरी सर्वे। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन ये पहला स्टेप होता है ETLS फिलॉसफी का, और द प्राइमरी सर्वे एम्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट व्हाट इज़ किलिंग द पेशेंट। ओके,
और इसके अंदर हम मोस्ट जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि द प्राइमरी सर्वे एम्स टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग पैथोलॉजीज़ इंक्लूडिंग आपकी जो ABCD आ जाती है ना, उसके अंदर सारी आ जाती हैं. वो अभी हम डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन मैं जैसे आपको डेफिनेशन की हद तक बता रहा था. जो सेकेंडरी सर्वे होता है उसके अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन होती है और उसके अंदर हिस्ट्री वगैरह हम लिया करते हैं. जब प्राइमरी सर्वे हमारा पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद डेफिनेटिव केयर होती है, टर्शरी केयर होती है, जिसके अंदर पूरा एक प्लान डेवलप किया जाता है उसकी मैनेजमेंट का. तो यू हैव टू रिमेंबर फिलॉसफी के अंदर प्राइमरी सर्वे होता है जिसके अंदर हम इमीडिएट ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, सर्वे होता है सॉरी, एंड डेफिनेटिव केयर होती है. तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन की. तो जैसे कि हमने बात की थी कि द प्राइमरी सर्वे एम्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट व्हाट इज़ किलिंग द पेशेंट. और क्या चीज़ किल कर सकती है? ऑब्वियसली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्रीदिंग हो सकती है, सर्कुलेशन होती है. सो जो प्राइमरी सर्वे होता है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ABCD. ओके, तो आजकल एक स्मॉल सी भी लगाया जाता है. तो स्टार्ट मतलब लाइक स्मॉल सी, फिर ABCDE. तो यहाँ पर बुक के अंदर हमारे पास ABCDE ही दिया हुआ है. So A stands for airway maintenance and cervical spine protection. B stands for breathing and ventilation. C stands for circulation and hemorrhage control. D stands for disability and neurological status. E stands for exposure and environmental control. सो ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं. मैंने आपको एक और कंपोनेंट बताया जो फॉर एग्जांपल RTA वगैरह के अंदर होता है कि स्मॉल सी ऐड करते हैं हम. तो उसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज. फॉर एग्जांपल कोई RTA का पेशेंट है या कोई हैमरेज का केस है, तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप एयरवे मैनेज करेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको देखते होते हैं. सो आप उस केस के अंदर याद रख सकते हैं. वरना ABCD स्टैंड फॉर एयरवे मेंटेनेंस, फिर सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, हैमरेज कंट्रोल, डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल. ये पूछा करते हैं कि आप मैनेजमेंट प्लान बताएं प्राइमरी सर्वे के कंपोनेंट्स. आपको ये याद होने चाहिए. अच्छा, सबसे पहले अब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन. सो सबसे पहले अब जो भी हमने स्टेप करना है ना, लाइक एयरवे है ABCD, उसमें सबसे पहले हम इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं. सो मोस्ट लाइकली आपको वो जो 4 रूल्स है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन, जहाँ पर वो एप्लीकेबल होंगे तो हम उस लिहाज से करे होते हैं. सब एयरवे की इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले हमने क्या होता है, सिंपली आपने उसका नाम पूछना होता है पेशेंट का, और ये देखना होता है वो कॉन्शियस है कि नहीं है. अगर वो बिल्कुल सही बोल रहा है, लाइक ही इज़ टॉकिंग कोहेरेंटली एंड मतलब बिल्कुल कॉन्शियस लग रहा है आपको, तो उसका मतलब उसका एयरवे बिल्कुल ठीक है. ऑब्वियसली बंदा जब बोल रहा है तो तभी बोल रहा है ना जब उसका एयरवे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. अगर अनकॉन्शियस है, वो बोल नहीं पा रहा, तो फिर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को हम एक्टिवेट करते हैं. सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैनेजमेंट के अंदर कि जब भी आपने एयरवे की मैनिपुलेशन करनी है या कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है, उससे पहले मेक श्योर करना है कि आप सर्वाइकल स्पाइन जो है रिजिड कॉलर की मदद से या फिर सैंड बैग्स की मदद से उसको स्टेबलाइज कर दें. हो सकता है कोई इंजरी का पेशेंट है, उसकी सर्वाइकल स्पाइन है वो डैमेज हो चुकी हो या चांस हो डैमेज होने का, तो आपने उसको स्टेबलाइज करना है ताकि आप कोई ऐसी मूवमेंट ना करें या कोई ऐसा ट्रॉमा ना दे जिसकी वजह से कोई परमानेंट डैमेज हो या कोई ऑलरेडी जो डैमेज हुआ हो वो मज़ीद ख़राब हो जाए. तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं आपको मेन वही बताऊँगा कि आपने सबसे पहले तो एक तो आपने उसका माउथ ओपन करना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट मैनूवर्स होते हैं. और साथ आपने जो है ना सर्वाइकल जो स्पाइन है वो कॉलर्स के थ्रू उसको सपोर्ट देनी है. यहाँ पर ज़्यादातर कॉलर्स ही यूज़ होते हैं. अब आपने जब माउथ ओपन कर लिया है तो आपने जो ओरोफेरिंक्स है उसके अंदर अगर कोई ब्लड है, म्यूकस है, फॉरेन बॉडी है, उसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ रिजिड सकर. अगर कोई डेंटर या मतलब या कोई दांत वगैरह हैं, लूज डेंचर्स हैं, उसको रिमूव कर देना है, या कोई ब्रोकन पीसेस ऑफ बोन है उसको रिमूव कर देना है. सो यू हैव टू रिमेंबर आप रिजिड सकर या रिजिड ट्यूब की वजह से उसको सक कर लेते हैं. सो अब जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि उसकी जो टंग है वो फॉल बैक कर जाए. इन दैट केस जो आपका एयरवे पैसेज है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है. सो ओरोफेरेंजियल एयरवे को हम पास करते हैं ताकि आपका जो एयरवे है वो पेटेंट रहे. सो
और इसके जो प्री रिक्विजिट होता है वो ये होता है कि आपका गैग रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट होना चाहिए। अच्छा, अगर ये जो हमने मेथड्स अभी किए हैं ओरोफ्रेंजियल एयरवे पास किया है, अगर ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है और जो पेशेंट का जीसीएस है वो लेस देन 8 है, तो फिर हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तरफ जाते हैं। 8 साइज यूज़ होता है एडल्ट मेल्स के लिए और 7 यूज़ होता है फॉर फीमेल्स। और ड्यूरिंग दैट intubation, endotracheal intubation, you have to apply cricoid pressure during the intubation to prevent aspiration। और जब आपने ट्यूब डाल ली है तो आपने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिटर्न ठीक है, बायलैटरल ब्रीदिंग साउंड सुननी है और एक चेस्ट एक्सरे को ऑब्टेन कर लेना है। अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इम्पॉसिबल हो गई है या कोई ऐसा मसला है लाइक फेशियल ट्रॉमा जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो फिर हम सर्जिकल एयरवे की तरफ जाते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिकोथायरॉयडोटमी। ठीक है, क्रिकोथायरॉयडोटमी करते हैं। और अगला उसने पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स आर सपोज टू हैव स्पाइनल इंजरी अदर प्रूवन अदरवाइज। आपने हार्ड कॉलर इस्तेमाल ज़रूर करनी है और अगर आप पेशेंट को शिफ्ट करना है तो लॉग रोल टेक्निक को यूज़ किया करते हैं। तो मैनेजमेंट को मैं थोड़ा सा इजी वर्ड्स के अंदर दोबारा पॉइंट वाइज इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने पेशेंट का माउथ ओपन करना है विद चीन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैनोवर, और साथ आपने उसका कॉलर लगा देना है। आपने उसका मुंह खोलते ही उसकी सक्शन कर देनी है, सफाई कर देनी है। उसके बाद आपने ओरोफेरेंजियल जो एयर वे है उसको पास कर देना है। ठीक है, अगर उसका जीसीएस ज़्यादा कम है तो फिर आपने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तरफ जाना है और ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन आपने प्रेशर बरकरार रखना है। अगर इंट्यूबेशन इज़ नॉट सफिशेंट फिर आपने क्रिकोथायरॉयडोटमी की तरफ जाना है और बाकी आपने उसको सर्जिकल एयरवे की तरफ जाना है। बाकी आपने जैसे हमने बात की एयरवे वगैरह वो आपने कॉलर्स वगैरह यूज़ करने हैं और अगर आपने शिफ्ट करना है तो लॉग रोल टेक्निक यूज़ करनी है। तो ये हमारा जो ए पार्ट है एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, ये हमारा हो गया। अच्छा, अगला जो हमारा पार्ट है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन का। अब हमने एक एयरवे को सिक्योर कर लिया है तो अब हमने ऑब्वियसली उसके साथ ऑक्सीजनेशन देनी है और वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है। तो जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं और पल्स ऑक्सीमीट्री हम उसके साथ कर रहे होते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया रहे। तो यहाँ पर 6 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं जिनको मेंशन किया गया है। दैट इंक्लूड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन नीमोथोरेक्स, मैसिव हीमोथोरेक्स, ओपन नीमोथोरेक्स, फ्लेल चेस्ट और कार्डियक टेम्पोनर्ड। ये 6 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग का और जिसके लिए हमें जो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन है वो हमें मेंटेन करनी होती है, इंक्लूडिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। 2 किस्म के नीमोथोरेक्स, एक टेंशन नीमोथोरेक्स और ओपन नीमोथोरेक्स है, मैसिव हीमोथोरेक्स है, फ्लेल चेस्ट है और कार्डियक टेम्पोनार्ड है। अब हमने ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन की इवैल्यूएशन करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो स्टेप्स आपके इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले आपने इसको इंस्पेक्ट करना है फॉर सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स और आपने देखना है कोई पेनिट्रेटिंग या ब्लंट ट्रॉमा तो नहीं है। फिर आपने ट्रेकिया को पेल्वेट करना है, चेस्ट वॉल को देखना है कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्रेपिटिस तो नहीं आ रहा, कोई एम्फाइसीमा तो नहीं आ रहा। फिर आपने परकस करना है। अगर डल नोट आ रहा है तो उसका मतलब है कि हीमोथोरेक्स है और अगर हाइपर रेजोनेंट नोट आ रहा है तो उसका मतलब है कि नीमोथोरेक्स है और इनके साथ जो ब्रीदिंग साउंड होंगी वो एब्सेंट होंगी। फिर आपने ऑस्कल्टेशन कर लेनी है फॉर ब्रीदिंग साउंड एंड हार्ट साउंड्स और उसके बाद आपने नेक को देख लेना है। यू हैव टू इंस्पेक्ट, पालपेट, परकस एंड ऑस्कल्टेट। अब मैनेज कैसे करना, ऑब्वियसली अब पेशेंट का जो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के अंदर है तो आपने एक तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी है, पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है। उसके बाद आपने 100% ऑक्सीजन दे देनी है टू ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स। ये इसलिए करते हैं ताकि एक्यूट ट्रॉमेटिक रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी ना हो। और मीनवाइल जब आप इसको एयरवे को मेंटेन कर रहे हैं तो बैग मास्क डिवाइस भी आप दे सकते हैं, असिस्टेड वेंटिलेशन दे सकते हैं। अब हमने जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ पढ़ी थी उनको हम कैसे ट्रीट करते होते हैं या कैसे मैनेज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल टेंशन नीमोथोरेक्स है तो आपने देखा होगा कि नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं। सेकंड इंटरकॉस्टल के अंदर हम नीडल इंसर्ट करते हैं और नीडल के अंदर या जो सिरिंज होती है उसके अंदर वाटर होता है। वो जो एयर होती है वो उसके अंदर जो आपकी चेस्ट कैविटी से निकल के जो वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाती है। इसी तरह मैसिव हीमोथोरेक्स है उसके लिए चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं। अगर ओपन नीमोथोरेक्स है या पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा है तो उसके अंदर हम पार्शियल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स करते हैं। अब हमने इसको कंप्लीट सील नहीं करना क्योंकि इस तरह जो एयर है वो इंट्रैप हो जाएगी
और ओपन नीमोथोरैक्स टेंशन नीमोथोरैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग की 4 साइड्स हैं तो एक साइड को हम ओपन रख देते हैं और उसके साथ चेस्ट ट्यूब को अटैच कर देते हैं ताकि जो एयर है वो आउट हो जाए। इसी तरह फ्लेल चेस्ट है, उसको भी हमने कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है एनाल्जेसिया के साथ। सो अगर कोई पल्मोनरी कंट्यूजन है जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया हो रहा है तो फिर हम इंट्यूबेशन या ऑक्सीजनेशन की तरफ जाते हैं। अब जो कार्डिक टेम्पोनार्ड है ये भी एक इसकी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अगर तो बिटवीन द निपल्स, मीडियल साइड ऑफ निपल्स एंटीरियरली और बिटवीन द स्कैपुला पोस्टीरियरली अगर कोई आपको पेनिट्रेटिंग वूंड है, सो देन यू शुड हैव एन आइडिया कि कार्डिक टेम्पोनार्ड हो सकता है। सो इसके अंदर हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं, बट थोरैकोटमी इज़ द डेफिनेटिव मैनेजमेंट। सो ये सिंपल सा है। इसके अंदर आपने इवैल्यूएशन करनी है, मैनेजमेंट के अंदर आपने पल्स ऑक्सीमीट्री करनी है, ऑक्सीजन अटैच करना है और असिस्टेड वेंटिलेशन देते रहना है बैक मास्क डिवाइस से। और जो कंडीशन है टेंशन नीमोथोरैक्स है तो आप नीडल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं या फिर चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं। मैसिव हीमोथोरैक्स या नीमोथोरैक्स है तो चेस्ट ट्रॉमा है तो ड्रेसिंग कर सकते हैं। फ्लेल चेस्ट को आपने एनाल्जेसिया के साथ कंजर्वेटिवली मैनेज करना है। कार्डिक टेम्पोनार्ड है थोरैकोटमी की तरफ से जा सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं सर्कुलेशन, जो इसका सी कंपोनेंट है। तो एक ना समटाइम्स होता है कि एक स्कैन किया करते हैं, हम उसे फास्ट स्कैन करते हैं तो वो इस स्टेज के अंदर करते होते हैं। तो एक क्या बात याद रखिएगा, सर्कुलेशन एंड हैमरेज कंट्रोल। सो ये सी पार्ट है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूजुअली हम ये इसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे स्मॉल सी भी लिखा होता है। तो कंट्रोल ऑफ हैमरेज जो है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं। अच्छा, इसमें भी इवैल्यूएशन है। आपने सबसे पहले वाइटल्स देखने हैं, पल्स देखनी होती है, बीपी देखना होता है। अगर कभी आपने सीपीआर देखा हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि आप वहाँ पर पल्स जो है वो देख रहे होते हैं, कैरोटिड पल्स देख रहे होते हैं। इसी तरह हमने देखना है कि ब्लड सोकेज कितनी हुई हुई है क्लोथ, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। और आप एब्डोमेन और इंस्पेक्ट कर लेना। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हमें अपने देख लें एब्डोमेन के ऊपर या थॉरैक्स के ऊपर, पेल्विस के ऊपर या लॉन्ग बोन्स के ऊपर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है या इंजरी तो नहीं है। उसके साथ आप हाइड्रेशन स्टेटस चेक कर लें, स्किन का कलर चेक कर लें, कहीं पेल तो नहीं है। तो इन दैट केस पोर हाइड्रेशन स्टेटस होगा। और फास्ट स्कैन स्टैंड फॉर फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। ये पूछते होते हैं कि फास्ट स्कैन बताएं क्या होता है। और इट इज़ परफॉर्म टू रूल आउट द एब्डोमिनल कंसील्ड हैमरेज। और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। यू हैव टू चेक द वाइटल्स, ब्लड सोकेज चेक कर लें, इंस्पेक्शन कर लें एब्डोमिन, थॉरैक्स की, पेल्विस की, लॉन्ग बोन्स की, और फास्ट स्कैन कर लें। अच्छा, मैनेजमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल ऑफ हैमरेज हो और रिससिटेशन की तरफ जाएं। सो कंट्रोल द एक्सटर्नल हैमरेज सबसे पहले विद डायरेक्ट प्रेशर आइदर मैनुअली और विद हेल्प ऑफ ड्रेसिंग पैड। तो सबसे पहले आपने जब भी कोई आरटी का पेशेंट हो या ब्लीडिंग का केस हो तो यू हैव टू कंट्रोल द एक्सटर्नल हैमरेज, या तो डायरेक्ट प्रेशर को डाल लें या ड्रेसिंग पैड्स की। इसके बाद आपने आईवी लाइन मेंटेन करनी होती है। 2 वाइड बोर कैनोलास आर इंसर्टेड लार्ज वेन्स ऑफ अपर लिम्ब के अंदर, और साथ आपने उसके साथ ही सैम्पलिंग के लिए आपने सैंपल ले लेने होते हैं सीरोलॉजी के लिए और ब्लड ग्रुपिंग के लिए। अच्छा, अब फ्लूइड्स देने हैं क्योंकि अब ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, वार्म क्रिस्टलाइड सोल्यूशन फॉर एग्जांपल लैक्टेटेड रिंगर इज़ इन्फ्यूज टू एवरी ट्रॉमा पेशेंट। सो रिंगर लैक्टेट देते होते हैं और ये वार्म फॉर्म के अंदर देते हैं। सो हमने जो पेशेंट्स होते हैं ना हेमरेज के या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोथर्मिया को अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर हम कोल्ड चीज़ें देंगे ना तो कोएगुलोपैथी जो हो रही होती है वो वर्सन हो जाती है और जो आपका हेमरेज भी है वो भी मज़ीद एक्सेरबेट कर जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वार्म फॉर्म के अंदर चीज़ें दें। अगर तो बच्चे हैं 6 ईयर्स से छोटे तो इंट्रा ऑशियस जो हैं वो इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं अगर पेरिफेरल वेन अवेलेबल नहीं है। और फिर आपने देखना है, अब आपने देखें अब कंट्रोल कर लिया हेमरेज को, आईवी लाइन दे दी आपने, फ्लूइड भी देख लिया। अब आपने देखना है कि पेशेंट के वाइटल इंप्रूव कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से हम कैटेगरी उसकी चूज़ करते हैं। या आप जो शॉक वाला चैप्टर है उसके अंदर देखेंगे भी सही, अगर तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको हम रिस्पॉन्डर कहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर कहते हैं, अगर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो नॉन रिस्पॉन्डर कहते हैं। इसी तरह ब्लड जो उसका टाइप है और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने सैंपल लिया था ना तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। टाइपिंग
टाइपिंग हम करते हैं फ़ौरन क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, और जो क्रॉस मैचिंग है उसके अंदर थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं कि अगर फ़ौरन ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम लगा दें। इसी तरह आईवी लाइन और फ्लूइड्स वगैरह देने के बाद हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं ताकि स्टमक डिकम्प्रेशन कर सकें और जो यूरिन आउटपुट है उसको जो है वो मेजर कर सकें। इसी तरह अगर ओपन बुक फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है, तो हम पेल्विक रैप कर सकते हैं या पेल्विक बाइंडर्स लगा सकते हैं ताकि एक टेम्पोनॉट इफेक्ट क्रिएट करके हम आर्टिफिशियली जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर दें। और अगर हीमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी है सो लेप्रोटमी कर सकते हैं, इसको हम डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी कर सकते हैं। और अगर नेक की कोई इंजरी है सो पेशेंट को हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर हम पुट करते हैं, हेड डाउन कर देते हैं ताकि जो एयर एम्बोलाई है वो ना बने। तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव कंट्रोल द हेमरेज, यू हैव टू सिक्योर द आईवी लाइन। आपने उसके वार्म क्रिस्टलाइट सोल्यूशन लगाना है, रिंगर लैक्टेट लगा सकते हैं। उसके साथ आपने उसके मॉनिटर्स करने हैं, वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, फिर आपने देखना है उसका क्या हिसाब है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लड टाइपिंग कर सकते हैं, क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं, एनजी ट्यूब लगा सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर है तो उसको आप रैप कर सकते हैं, बाइंडर्स लगा सकते हैं। अगर फिर भी हीमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो आप डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ मसला आ रहा है, तो आप उसको फिर सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ डिसेबिलिटी और न्यूरो इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। तो ये इसका डी पार्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जब भी आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट के पास आते हैं, तो आप उसका जीसीएस चेक करते होते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल। और ये मुझे कभी याद तो नहीं होता, लेकिन मैंने इसके ना कुछ निमोनिक बनाए हुए हैं, समटाइम निमोनिक भी भूल जाते हैं, खैर, लेकिन इसकी 15 पॉइंट्स होते हैं। सो मैं आपको याद कराता हूँ। तो इसको हम कहते हैं ईवीएम से याद करते हैं। सो ये एक तरीका है। ई के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, वी के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं और एम के अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं। सो ई स्टैंड फॉर योर आई मूवमेंट्स, वी स्टैंड फॉर योर वर्बल रिस्पॉन्स एंड एम स्टैंड फॉर योर मोटर रिस्पॉन्स। सो जैसे कि हमने बात की कि आई के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं। सो अब हमने इसको अकॉर्डिंगली याद करना होता है। तो मैंने इसको याद करने के लिए ऐसे याद किया हुआ है, एस पी इंटू एस पी। एस पी जैसे पुलिस एस पी होता है ना, तो कैपिटल एस पी इंटू स्मॉल एस पी। अब पहला जो एस पी है ना, दैट स्टैंड फॉर स्पॉन्टेनियस। अगर तो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई अपनी ओपन करता होता है तो उसे हम 4 पॉइंट्स देते हैं। सो अगला जो एस पी इंटू एस पी, जो अगला एस पी है, एस पे स्टैंड फॉर स्पीच। अगर वो स्पीच अगर आप कुछ करें तब वो ओपन कर रहा है आंख, तो उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। अगला जो पी है दैट स्टैंड फॉर टू पेन। अगर आपका जो पेशेंट है वो पेन के ऊपर अपनी आंख खोल रहा है, सो तब हम कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं। सो अगर बिल्कुल वो नहीं ओपन कर रहा तो 1 पॉइंट हम उसे देते होते हैं। यू कैन रिमेंबर कैपिटल एस पी इंटू एस पी, इस तरह मतलब मैंने याद किया हुआ है। इसी तरह वर्बल रिस्पॉन्स है, इसके 5 पॉइंट्स होते हैं। तो इसका निमोनिक है वॉइस। वर्बल, जिस तरह वर्बल है या वॉइस से याद कर लें, VOICE। जो इसका सबसे पहले वी है, इसको हम नीचे से याद करेंगे, वी नो वॉइस, 1 नंबर देना है। ओ स्टैंड फॉर ओह, जिस तरह हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं ना, ओह का मतलब है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि वर्ड्स नहीं बोल रहा बंदा लेकिन उसकी साउंड्स आ रही हैं, लाइक ओह एक साउंड है। सो इसको हम देते होते हैं 2। VOI स्टैंड फॉर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। अगर वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है तो 3 पॉइंट्स देते होते हैं। सी, अगर वो कंफ्यूज्ड है या कंफ्यूज या डिसओरिएंटेड वर्ड्स बोल रहा है तो हम 4 नंबर देते हैं। और ई स्टैंड फॉर एक्सेलेंट या फिर एलिगेंट स्पीच। तो अगर उसकी एक्सेलेंट या एलिगेंट स्पीच है तो हम 5 नंबर देते होते हैं। सो वी स्टैंड फॉर नो वॉइस, 1 नंबर। ओ स्टैंड फॉर ओह, यानी सिर्फ साउंड आ रही हैं, वर्ड्स नहीं आ रहे, 2 नंबर। I stand for inappropriate words, C stand for confused and E stand for elegant और 5 नंबर। ये MCQs आते होते हैं और अक्सर वो भूल जाता है कि अब कितने पॉइंट्स इसको देने हैं, तो आई हैव रिमेंबर दिस वे। इसी तरह मोटर रिस्पॉन्स है, उसके 6 पॉइंट्स होते हैं। तो इसका जो निमोनिक है ना, ओल्ड वाइफ, इसके अंदर आपने डी को स्मॉल कर देना है और जो वाइफ का आई है उसको स्मॉल कर देना है। बाकी सारे जो हैं वो हमारा निमोनिक हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, मतलब डी और आई से कुछ नहीं बनता, बाकी ओल्ड वाइफ। तो सबसे पहले
ओ का मतलब है आपकी जो कमांड है वो ओबे कर रहा है, आपकी फॉलो कर रहा है कमांड, तो इसके 6 नंबर होते हैं। एल, ओ एल स्टैंड फॉर लोकलाइजेज द पेन। अगर जो आपका पेशेंट आप उसको पेन स्टिमुलस दें तो उसको लोकलाइज कर ले तो 5 नंबर होते हैं। अगला है डब्ल्यू, वाइफ का, सो विड्रॉज टू पेन, अगर वो विड्रॉ कर रहा है पेन से तो 4 नंबर होते हैं। अगला जो हमारा लेटर है दैट इज़ एफ, अगला तो फ्लेक्शन कर रहा है, अब नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो 3 नंबर होते हैं। और अगर ई है, एक्सटेंशन रिस्पॉन्स दे रहा है तो 2 नंबर होते हैं। तो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द ओल्ड वाइफ, उसके अंदर डी और आई को आपने निकाल देना। ओ स्टैंड फॉर ओबेज कमांड 6 नंबर, एल स्टैंड फॉर लोकलाइजेज पेन 5 नंबर, और डब्ल्यू विड्रॉज टू पेन 4 नंबर, एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3 नंबर, 2 नंबर एक्सटेंशन रिस्पॉन्स के और 1 नन। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि इसने यहाँ पर क्यों कराया, क्योंकि बहुत जगह मेडिसिन और सर्जरी के अंदर ये आ रहे होते हैं ग्लासोकोमा स्केल के MCQs, तो मैंने सोचा कि आपको मैं इसी के अंदर करा दूँ, तो यू कैन रिमेंबर दैट वे, आपको जैसे आसानी लगे। तो डिसेबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमने ग्लासोकोमा स्केल को करना होता है, तो यू हैव टू सी के 8 से नीचे ना जाए। उसके बाद आपने प्यूपिल असेस करने होते हैं, उनका साइज़ देखना होता है, रिएक्टिविटी देखनी होती है, और लेटरलाइजिंग साइन लाइक हेमीपैरेसिस देखना, कोई आपने देखना है कोई पैराप्लेजिया तो नहीं है, क्वाड्रिप्लेजिया तो नहीं है। इसी तरह आपने जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको देखना है कहीं वो रेज तो नहीं हुआ हुआ। सो अगर इनमें से कोई चीज़ एबनॉर्मल आती है तो फिर हम सेकेंडरी सर्वे की तरफ जा सकते हैं, CT स्कैन, MRI वगैरह देख सकते हैं। सो एक्सपोजर और एनवायरमेंटल कंट्रोल, ये ABCDE लास्ट हमारा कंपोनेंट है। तो आपने देखना है कि जो टेम्परेचर है इमरजेंसी मतलब जो रूम है उसको आपने मेंटेन करना है बिफोर अनकवरिंग द पेशेंट। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमने टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। इसी तरह आपने पेशेंट को अनड्रेस करना है, और एग्जामिनेशन फ्रंट बैक दोनों से होनी चाहिए। वार्म ब्लैंकेट्स को यूज़ करें ताकि आप पेशेंट को कवर कर सकें आफ्टर एग्जामिनेशन। एयर कंडीशनर्स अगर चले हुए हैं तो उनको स्विच ऑफ कर लें, और वार्म क्रिस्टलाइट सोल्यूशन को देना है फॉर रिससिटेशन। और जो अगर ब्लड भी आप ट्रांसफ्यूज़ करें तब भी वो आपने ब्लड वार्मर के थ्रू देना है। सो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, इट्स मैंडेटरी टू अवॉइड हाइपोथर्मिया ऑफ ट्रामा पेशेंट एज इट कैन लीड टू वर्सनिंग ऑफ कोएगुलोपैथी एंड फर्दर हैमरेज। तो ये आपका जो है ना प्राइमरी सर्वे कंट्रोल मतलब हो गया। तो अब वो पूछते हैं समटाइम एक RTA का पेशेंट है तो आप ATLS टेक्निक के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें लिख देना है प्राइमरी सर्वे करेंगे एंड रिससिटेशन करेंगे, उसके सारे स्टेप्स लिख देना है। कंट्रोल ऑफ मैसिव हैमरेज, एयरवे कंट्रोल करेंगे हम सर्वाइकल स्पाइन के साथ, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, हैमरेज, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, जो हेडिंग्स है मेजर। फिर आप सेकेंडरी सर्वे लिखेंगे और फिर आप डेफिनेटिव केयर लिखेंगे। तो अब हम सेकेंडरी सर्वे कर लेते हैं। बेसिकली जो सेकेंडरी सर्वे होता है ना उसके अंदर हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं और उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह देख लेते होते हैं और उसके वाइटल साइंस वगैरह देख लेते होते हैं। सो इसके अंदर जो हिस्ट्री का तरीका होता है ना उसके अंदर हम एम्पल हिस्ट्री कहते हैं। सो ये एक निमोनिक है, तो उसके अंदर हमने उससे पूछना है कोई एलर्जीज तो नहीं है, ठीक है, और मेडिकेशन तो नहीं है, लाइक कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, कोई पास्ट इलनेसेस या प्रेगनेंसी तो नहीं है, लास्ट मील कब लिया, एक्सपोजर या इवेंट, इस तरह की आप चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे हमने बात की कि हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी है, तो सबसे पहले हम हेड को एवेलुएट कर लेते हैं, हेड और फेस को। सबसे पहले आप इंस्पेक्ट कर लें और पाल्पेशन कर लें कि कोई फेशियल या स्कैल्प बोन का फ्रैक्चर तो नहीं है, ऑर्बिट फ्रैक्चर हो जाता है, जाइगोमा या मैक्सिलरी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। इधर ओरल कैविटी की इंस्पेक्शन कर लें, नोज़ ईयर एग्जामिनेशन कर लें, कोई ब्लड तो नहीं है, CSF लीकेज तो नहीं है। आई की एग्जामिनेशन कर लें, कोई फॉरेन बॉडी या इंजरी तो नहीं है। और CT स्कैन करा सकते हैं, फेशियल बोन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, फेशियल बोन्स का एक्सरे करा सकते हैं। और मैनेजमेंट में यही है कि जो ब्लीडिंग वुंड्स हैं उनको हम क्लीन करते हैं, ड्रेस करते हैं और पेशेंट्स को ऑक्सीजनेट करते हैं और सर्वाइकल स्पाइन की हम केयर करते हैं। नेक एवेल्युएशन, ऑब्वियसली आपने दोबारा एवेल्युएशन इंस्पेक्शन करनी है, कोई नेक हीमाटोमा तो नहीं है, कोई इम्फाइसीमा तो नहीं है, कोई इंगोज वेंस तो नहीं है, और ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, कोई ब्रूई तो नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर आप यही करेंगे कि एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करा सकते हैं, डुप्लेक्स स्कैन करा सकते हैं और सर्वाइकल स्पाइन को हम साथ सपोर्ट करते हैं। थॉरक्स में भी उसी तरह आपने देखना है, इंस्पेक्ट करना है, पालपेट करना है, पर्कस करना है, ऑस्कल्टेशन करना है। और थोरेसिक केज को एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली आपने देखना है, कोई ब्रूज मार्क तो नहीं है, वूंड तो नहीं है, एंट्री एग्जिट वूंड्स तो नहीं है, कोई सर्कमफ्रेंशियल ब्रूज मार्क्स तो नहीं है।
और आपने ना देख लेना है कि जो एक्सेसरी मसल्स हैं और इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं वहाँ पर इंटरकॉस्टल या सबकॉस्टल कोई रिसेशंस वगैरह तो नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर बंदा है। क्योंकि आपने अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि जो एक्सेसरी मसल्स जब भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं या इंटरकॉस्टल रिसेशंस आ रही होती हैं तो उसका मतलब है कि लेबर्ड ब्रीदिंग है। उसको मैनेज कैसे करना है, ऑब्वियसली आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, वेंटिलेशन देनी है, और जैसे कि हमने ब्रीदिंग वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उनको उसी तरह मैनेज करना है। एब्डोमेन उसी तरह हमने इंस्पेक्शन करनी है, वुंड्स की एब्डोमिनल मूवमेंट्स देखनी है, कोई ब्रूज मार्क्स देखने हैं, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी देखनी है, पैल्पेशन कर लेनी है, कोई देखना है कोई टेंडरनेस तो नहीं है, रिबाउंड टेंडरनेस तो नहीं है। रिबाउंड टेंडरनेस होती है कि जब आप पेशेंट को पैल्पेट करते हैं, हाथ जब आप डी पैल्पेशन करके हाथ उठाते हैं तो उससे दर्द होती है। इसी तरह आपने देख लेना है, ऑस्कल्टेट कर लेना है बावल मूवमेंट्स। मैनेजमेंट कैसे है, अगर गट इविसरेट हुआ है, बाहर आया हुआ है, तो आपने उसको पैक कर देना है मॉइस्ट पैक्स के साथ, और उसे फ़ौरन उसको रिटर्न नहीं करना। फास्ट अल्ट्रासाउंड हम करते होते हैं फॉर कंसील्ड हैमरेज को देखने के लिए, और पेरिटोनियल लिवाज किया जा सकता है और सीटी स्कैन भी किया जा सकता है जब पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हो जाए। सो हीमोडायनामिकली जब अनस्टेबल होता है ना पेशेंट, तो हमारे पास फास्ट स्कैन का ऑप्शन होता है या फिर पेरिटोनियल लिवाज का, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है तो सीटी स्कैन इज़ द ऑप्शन। इसी तरह पेल्विस में देख लें, आपने उसको इवेल्युएट कर लेना है, उसको इंस्पेक्ट कर लेना है, फिर आप उसे प्रेस करके देख लें और देखें कोई उसे पेन तो नहीं है। और अगर यूरेथ्रा को आप ज़रूर देख लें कि एक्सटर्नल जो आपका यूरेथ्रल मियाटस है उसके ऊपर ब्लड तो नहीं है। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर कोई फ्रैक्चर है तो पेल्विक बाइंडर आप लगा सकते हैं, और ब्लड को आपने ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि जब भी पेल्विक फ्रैक्चर होता है तो आपको खुद ही पता लग जाता है फीमर फ्रैक्चर हुई हुई है या पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, तो 2 लीटर ब्लड आपका वैसे ही लॉस हो चुका होता है, तो आपने उसको अकॉर्डिंगली उसकी जो हेमरेज है और सर्कुलेशन है उसको देखना होता है। अगर यूरेथ्रल इंजरी है तो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं। इसी तरह एक्सट्रीमिटीज़ आ गई हमारी। सो आपने देखना है कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ अगर उस पे ऊपर इंजरी भी हुई हुई है तो आपने ABCD को भूल नहीं जाना, सही है। सो वो आपने उसी तरह प्रायोरिटी पे ही रखना है। और जो लिम्स हैं उनको असेस करने, कोई पेनिट्रेटिंग या ब्लंट इंजरी तो नहीं है। डिस्टल न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस को असेस करना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को देखना है, कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। अब मैनेज उसको इसी तरह करना है। अगर कोई एक्सटर्नल ब्लीड हो रही है तो उसको आप प्रेशर ड्रेसिंग करें। अगर कोई डिफॉर्मिटी या फ्रैक्चर हो गया तो स्प्लिंटेज कर दें। अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया तो फिशियोटमी कर दें। अगर वैस्कुलर इंजरी आपको लग रहा है कोई हो गई है तो डॉपलर स्टडीज़ करा सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि नर्व डैमेज हो गया है तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ आप करवा सकते हैं। इसी तरह स्पाइन को आप कैसे देखेंगे, आप उसको इंस्पेक्ट करें, पालपेट करें, देखेंगे दर्द तो नहीं हो रही। और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स लाइक पैराप्लेजिया, पैरासिस वगैरह देख लें। और पेशेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको इमोबलाइज करना है, सर्वाइकल आपने कॉलर लगाना है और लॉग रोल टेक्निक के थ्रू आपने उसको शिफ्ट करना है। उसको अब आपने इसको कॉलर लगा दिया है, लॉग रोल टेक्निक इस्तेमाल कर लिया आप, उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपने देखनी है। CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, और एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स और टेटनस जो प्रोफाइलैक्सिस है ना वो देखते हैं। अब जब भी अब सिनेरियो ये आता है कि कोई RTA का पेशेंट है तो आप बताएं आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो आपने उसका सबसे पहले ना, अब सवाल इसी तरह आता होता है कि प्राइमरी सर्वे करना है, सेकेंडरी सर्वे करना है और डेफिनेटिव जो है ना वो आपने केयर करनी है। तो उसके अंदर आपने बस हेडिंग्स लिखनी होती हैं। अब डेफिनेटिव जो केयर होता है ना उसके अंदर जो पेशेंट है उसको रिस्पेक्टिव वार्ड के अंदर एडमिट करना है, वहाँ पर उसका जो मैनेजमेंट प्लान है वो तैयार होता है, और जो उसकी नेसेसरी आपने मैनेजमेंट उधर करनी होती है। सो अगर कोई आपको सिनेरियो आए कि फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो एक आया हुआ है कि एक 17 साल का बच्चा है, वो इमरजेंसी में आया है, RTA हुआ है उसे और लेफ़्ट आर्म पर इंजरी हुई है और मल्टीपल लैसरेशंस है फोर आर्म पर और स्वेलिंग है हैंड की और फिंगर्स की। लैसरेशंस पर सॉइल एंड मड लग गई है, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। सो अब इसमें आपने सबसे पहले प्राइमरी सर्वे करना है। सबसे पहले तो आप उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो कंट्रोल करेंगे मैसिव एक्सटर्नल हेमरेज, वही जैसे हमने एक बात की थी, प्राइमरी सर्वे सबसे पहले करना है। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट थे, ABCDE।
कंट्रोल आपने मैसिव हैमरेज कंट्रोल कर लिया, एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन लगाएंगे, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, हैमरेज कंट्रोल, डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट को हम देखेंगे। फिर हम उसका सेकेंडरी सर्वे करेंगे। सेकेंडरी सर्वे में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके वाइटल साइंस को देखेंगे। फिर हम उसको डेफिनेटिव केयर के लिए भेजेंगे उसके कंसर्न वार्ड के अंदर, और साथ हम उसे टेटनस टॉक्साइड लगाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाएंगे, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे और उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको असेस करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। सो कोई भी इस तरह का कोई ATLS के अकॉर्डिंगली कोई आपके मैनेजमेंट आते हैं तो उसके अंदर आपने इसी तरह 3 हेडिंग से अंदर लिखना है। अच्छा, आगे उसने ना फास्ट स्कैन दिया हुआ है जो हम प्राइमरी सर्वे के अंदर करते होते हैं। तो प्राइमरी सर्वे के C पार्ट के अंदर हम फास्ट स्कैन करते हैं। सो क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है कि फास्ट स्कैन होता क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो फास्ट स्कैन स्टैंड्स फॉर फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी ऑफ ट्रॉमा, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रामा। इसमें मुख्तलिफ पीछे और एब्रीवेशन दी हुई है, यहाँ पर आप और एब्रीवेशन दी हुई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा बहरहाल। सो फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रामा ये C पार्ट के अंदर हम करते हैं। ये इसके यूजेस क्या हैं? एक तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्री इंट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड, और दूसरा इसका यूज़ ये होता है कि क्विक असेसमेंट फॉर इंजरीज रिक्वायरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन। सो क्विक असेसमेंट या कंसील्ड हैमरेज को देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम सर्जिकल इंटरवेंशन करना है या नहीं करना, और फ्री इंट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड के लिए। और इसके लिमिटेशंस के अंदर ये एक तो ये है कि सोर्स ऑफ हैमरेज और ग्रेडिंग ऑफ इंजरी के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं बताता, और अगर बावल गैस है या इस तरह की कोई चीज़ प्रेजेंट है तो जो फ्लूइड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो वो उस तरह हम उसको पिकअप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सर्जिकल एम्फाइसीमा हो, एक्सटेंसिव सर्जिकल एम्फाइसीमा हो, तो तब भी ये इतना हेल्पफुल नहीं रहता। और इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड हीमाटोमा हो तब भी डिफ़िकल्टी इन विजुअलाइजेशन होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि सोर्स ऑफ हैमरेज और ग्रेडिंग ऑफ इंजरी के अंदर हम इसको नहीं कर सकते। इसी तरह हम अगर बावल गैस हो तो ऑब्स्क्रेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है, एक्सटेंसिव सर्जिकल एम्फाइसीमा या फिर ऑर्गेनाइज हीमाटोमा हो तो तब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं फास्ट स्कैन के डब्बे के अंदर। अर्ली डायग्नोसिस है, नॉन इन्वेसिव है, परफॉर्म रेपिटिवली है, रिपीटेबल है, सेंसिटिविटी अच्छी है। लेकिन ये हम करते अनस्टेबल ब्लंट ट्रॉमा के केस के अंदर हैं, और यहाँ पर उसने डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं, यही इसकी लिमिटेशंस भी हैं। सो इसके बाद उसने डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज दिया हुआ है। अब वो लवाज आपको पता ही है कि ये हम अनस्टेबल केसेस के अंदर करते हैं या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के अंदर करते हैं। अच्छा, इसका जो एडवांटेज है ये है कि अगर ब्लड को हमने डिफरेंशिएट करना है बावल कंटेंट्स के साथ, सो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज इज़ अ गुड ऑप्शन। अब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है बट इन्वेसिव प्रोसीजर है। अब करते कैसे हैं कि 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल इंसिजन देते होते हैं और बिलो द एम्ब्लाइकस पेरिटोनियल कैविटी को हम ओपन करते हैं, डायलिसिंग कैथेटर हम एंटर कर देते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि एब्डोमिनल कंटेंट को सिरिंज के साथ एस्पायरेट कर दें, अगर नहीं होता तो फिर हम लिवाच कर देते हैं। 1 लीटर जो नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन होता है उसको इंस्टेल करते हैं और वॉश कर देते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। इसका क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है मैं, लेकिन मैंने आपको कहा साथ ही इसको ओवरव्यू करा दूँ। और पॉजिटिव फाइंडिंग्स उसने दी हुई हैं। पॉजिटिव फाइंडिंग्स की ये होती हैं कि 20 ml आपको ग्रॉस ब्लड आपको मिल जाए फ्री एस्पायरेशन के अंदर, 1,00,000 RBCs मिल जाए पर मिलीमीटर क्यूब, या 500 WBCs मिल जाएं, या प्रेजेंस ऑफ बाइल बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल मिल जाए, अमाइलेज का लेवल 175 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा हो, या बाइलोरिबिन का लेवल 0.0 mg से ज़्यादा हो इन दैट एस्पायरेटेड फ्लूइड, तो तब आप कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपको मिली हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज की। तो जो क्वेश्चन आया हुआ उससे फास्ट स्कैन का आया हुआ है, तो वो याद रखिएगा कि वो फ्री इंट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड को या पेरिकार्डियल फ्लूइड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्विक असेसमेंट ऑफ इंजरीज़ के लिए हम करते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? सोर्स ऑफ हेमरेज या ग्रेडिंग ऑफ इंजरी नहीं कर सकते, बावल गैस हो तो फ्लूइड लेवल को हम सही तरह से नहीं देख पाते, सर्जिकल एम्फाइसीमा या हीमाटोमा हो तब भी जो सही तरह से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर तो हीमोडायनामिकली स्टेबल है ना पेशेंट, तो उसके अंदर जो हमारी चॉइस होगी इन्वेस्टिगेशन की वो CT स्कैन होगी।
उसके अंदर हम फास्ट स्कैन नहीं करते होते। आगे टॉपिक है ट्राई एज का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्राई एज के अंदर ये एक प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा सीमेट के अंदर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ कंडीशन। हमने देखना होता है, पेशेंट्स को करेक्टराइज करना होता है या कैटेगराइज करना होता है कि कौन सा पेशेंट अगर हम उसको टाइमली ट्रीटमेंट देंगे तो बच जाएगा। तो हमने अपनी रिसोर्सेज को सही जगह पर इस्तेमाल करना होता है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले तो ट्राई एज सीव करते होते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आपने सीविंग करनी होती है। जैसे एक स्टेनर होता है ना, आपने देखना है कौन से लोग मर चुके हैं और कौन से लोग ज़िंदा हैं, तो आप उसको सीव कर देंगे। जो ज़िंदा लोग हैं फिर हमने उसके अंदर सॉर्ट आउट करना होता है, ट्राई एज सॉर्टिंग करनी होती है। हमने बेसिकली कैटेगरीज बनानी होती है, देखना होता है कि कौन सी पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं की गई तो कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि वेट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको अगर हम ट्रीटमेंट देंगे भी सही तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसमें हम कैटेगरी 1 होती है, उसको हम कहते हैं रेड लेबल करते होते हैं, और ये क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। अगर आप इनको अभी ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो कोई या तो उनकी लाइफ जा सकती है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। इसी तरह कैटेगरी 2 होती है येलो कैटेगरी, ये अर्जेंट इंजरी होती है लेकिन थोड़ा सा ये वेट कर सकते होते हैं। इसी तरह कैटेगरी 3 होती है ग्रीन, लेस सीरियस इंजरीज और दे आर नॉट इंडेंजर्ड बाय डिले। इस तरह कैटेगरी 4 होती है, इनको हम ब्लैक लेबल करते हैं। सो इनके पास जो है ना सवियर मल्टी सिस्टम इंजरी होती है और सर्वाइवल ज़्यादा जो है ना वो लाइकली नहीं होता। सो केयर हम अबैंडन नहीं करते, लेकिन हम इस हवाले से देखते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज बच जाएं तो फिर हम इस कैटेगरी की तरफ आते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो कैटेगरी 1 होती है, रेड कैटेगरी, फिर हमारी येलो होती है, फिर ग्रीन होती है, और फिर ब्लैक होती है। तो हमने इसमें देखना होता है कि कैटेगराइज करना होता है। इसी तरह हम इसने आगे ना ये मैनोवर्स दिए हुए हैं। चिन लिफ्ट मैनोवर है, जॉ थ्रस्ट है। चिन लिफ्ट इज सिंपल, आपने जो अपना फिंगर्स होती हैं वन हैंड की वो मैंडिबल के नीचे रखनी होती हैं, और थोड़ा सा हम उसको पुश करते हैं, चिन को ऊपर ले आते हैं, और थंब ऑफ जो सेम हैंड होते हैं उससे हम लोअर लिप को डिप्रेस करते हैं ताकि जो माउथ है वो ओपन हो जाए। बस हमने ये ख्याल रखना होता है कि जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंड ना करे। इसी तरह जॉ थ्रस्ट मैनोवर होता है, बोथ जो हैंड्स होते हैं वो हम एंगल्स ऑफ लोअर जॉ पे रखते हैं। हम जो जॉ होता है उसको इस तरह ग्रास्प करते हैं कि हमारे जो बोथ हैंड्स हैं वो एंगल ऑफ लोअर जॉ पे आएँ, और मैंडिबल को हम फॉरवर्ड डिस्प्लेस करते हैं। आगे ओरोफेरेंजियल एयरवे है, और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, और सर्जिकल क्रिकोथायरॉयडोटमी है। सर्जिकल के अंदर वही आपने जो आपकी मेम्ब्रेन होती है क्रिकोथायरॉयड, उसके अंदर आपने ट्रांसवर्स इंसिजन देना होता है, और ट्रेकियल स्प्रेडर की को हम रोटेट करते हैं और एयरवे ओपन हो जाता है उसके अंदर। फिर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देते हैं, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देते होते हैं, जैसे हमने करना होता है। तो ये आपका चैप्टर है, इसके अंदर बस याद रखिएगा कि जो हमने स्टेप्स करने हैं प्राइमरी सर्वे के, सेकेंडरी सर्वे के, और जो डेफिनेटिव केयर है, तो इसका आउटलाइन आपको कम से कम पता होनी चाहिए। इसके साथ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्री हॉस्पिटल लाइफ सेविंग मैनेजमेंट एनुअल 2007 का पुराना सवाल है कि एक आरटी का पेशेंट आया है लेकिन वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा, तो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए थी जिससे उसकी लाइफ बच जाती। तो ऑब्वियसली अब वो आरटी का पेशेंट था, तो आपने सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन ब्लीडिंग साइड, यानी आपने उसका जो प्रेशर है वो अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। उसके साथ आपने जो उसकी सर्वाइकल स्पाइन है वो आप इमोबिलाइज कर सकते हैं, एयरवे और उसका सिक्योर कर सकते हैं, और टाइमली उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है: एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लीडिंग साइट्स, इमोबिलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, सिक्योरिंग ऑफ एयरवे एंड इंश्योरिंग वेंटिलेशन, एंड टाइमली एक्सेस टू हॉस्पिटल। एक क्वेश्चन था कि ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ बताएं और उसकी कॉज बताएं इन ईच ग्रुप। सो इमीडिएट इसके ना जो ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर 3 चीज़ें हैं: इमीडिएट डेथ, अर्ली डेथ और लेट डेथ। इमीडिएट डेथ जो होती है 50% केसेस के अंदर हो जाती है, और ये होती है ड्यू टू मैसिव हेड इंजरी एंड ब्लीडिंग। और जो अर्ली डेथ होती हैं ये 30% केसेस के अंदर होती हैं, और ये होती हैं बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू। और लेट डेथ होती हैं 20% केसेस के अंदर, ये सेप्सिस या ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर जो इमीडिएट डेथ है वो 50% केसेस के अंदर हो जाती है ड्यू टू हेड इंजरी, और अर्ली डेथ होती है वो फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू या इस्कीमिया की वजह से होती है, और लेट डेथ जो होती हैं वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से होती हैं। और एक क्वेश्चन आया हुआ था, इन लिस्ट 4
एडजंक्ट्स टू प्राइमरी सर्वे, जो चीज़ें हम साथ कर सकते हैं प्राइमरी सर्वे के। सो ईसीजी मॉनिटरिंग, एबीजीज आप कर सकते हैं, यूरिनरी एंड गैस्ट्रिक कैथेटर्स पास कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं, बीपी कर सकते हैं, वेंटिलेटर रेट, एक्सरे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी सर्वे के साथ साथ जो जो चीज़ें की जा सकती हैं, ईसीजी, एनजी ट्यूब आप डाल सकते हैं, यूरिनरी कैथेटर डाल सकते हैं, एबीजीज डाल सकते हैं, पल्स। अगर आपको याद हो ना, अगर आपने सर्जिकल ईआर्स अटेंड की हैं तो ये उसी तरह ही हैं। फॉर एग्जांपल जब एक पेशेंट आता है तो उसका कॉलर डाला जा रहा होता है, उसकी ब्रीथिंग मेंटेन की जा रही होती है, एक तरह से कैथेटर डाल रहा होता है, साथ ये जो मॉनिटर है उसको अटैच किया जा रहा होता है, बीपी फ़ौरन मॉनिटर करता है, एक बंदा उसका यूरिन वो जो बैग होता है वो लगा रहा होता है, और साथ उसके फ़ौरन सैंपल्स ले लिए जाते हैं, और साथ अगर कोई उसको इंजरी हो तो फिर उसको डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है कि इसका एक्सरे करा के लाएँ, इसका एमआरआई करा के लाएँ। सो इट वाज ऑल अबाउट ATLS। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दुआ में तो याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।